So hi everyone and welcome back once again to the session of Indian Polity. So in the previous two sessions guys, we have discussed about the center state legislative relations and center state administrative or you can say the executive relations. आज के सेशन में we will talk about the center state financial relations और बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन है वो बिल्कुल सास बहू वाला रिलेशन है। आपने देखा ही होगा जीएसटी के लिए या अदर टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर और स्टेट में अक्सर टसल होता ही रहता है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो वो लड़ाई के जो जड़ हैं, व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ दोज फाइट्स, उन सारी चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। सो आज हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट एनी डिले। एंड सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सेशन पावर्स। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? टैक्सेशन पावर्स की बात करते हैं। सो गाइस, as you all know that in the seventh schedule of the Constitution of India we have three lists। ठीक है, तीन लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये वाली चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं ऑलरेडी। सो इन ऑल द मैटर्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, द पावर ऑफ टैक्सेशन इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट हैज द पावर्स टू लिवाई टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन दिस। अगेन इन द स्टेट लिस्ट में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। स्टेट्स हैव द पावर टू लिवाई टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट मैटर्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी क्लियर। ना जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में। देखो, कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर्स मेंशन हैं, ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, देयर इज नो टैक्स एंट्रीज। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स मेंशन है उनके रिस्पेक्ट में देयर इज नो टैक्स एंट्रीज, कोई टैक्स एंट्रीज नहीं है। इसी की वजह से क्या होता है कभी कभी कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है तो उस पर स्टेट ने कोई टैक्स लिवाई कर दिया तो सेंटर कहती है नो, हाउ कैन यू डू दिस। या अगर कभी सेंटर ने कोई टैक्स लिवाई कर दिया तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल हो जाती है कि भाई हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लिवाई टैक्स ऑन सच मैटर, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में तो कोई टैक्स एंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये वाली चीज जो है ये बहुत बड़ा रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द लिवाई ऑफ टैक्सेस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, देयर इज एन एक्सेप्शन, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि जीएसटी लेके आया था हमारे देश में। ठीक है, इसने एक एग्जेम्पशन लाके दी थी कॉन्करेंट पावर्स में। ठीक है, इट conferred concurrent powers on parliament and the states with respect to making laws for governing the GST। मतलब GST को गवर्न करने के लिए there are concurrent powers provided by 101st Constitutional Amendment Act on both the parliament and the state legislature। Alright, ये exception याद रखना। Generally there is no tax entry mentioned in the concurrent list, but there is now one टैक्स एंट्री विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी जिसके रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। ठीक है, एंड रेजिडरी पावर्स, सी अब हम सब जानते हैं देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स व्हिच आर मेंशन्ड इन नन ऑफ द लिस्ट, नाइदर इन यूनियन नॉर इन स्टेट नॉर इन कॉन्करेंट लिस्ट, किसी में भी मेंशन नहीं है। सो विद रिस्पेक्ट टू दो सब्जेक्ट्स मैटर टैक्सेशन की पावर किसके पास होगी? सो एज यू ऑल नो कि लेजिस्लेटिव पावर में भी हमने पढ़ा था दैट the residuary powers lies with the parliament। So similarly here also the residuary powers of taxations are vested with the parliament। और इसके एग्जांपल्स हैं गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स। ये एग्जांपल्स याद रखना, ये एग्जांपल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीनों एग्जांपल याद रखेंगे, द गिफ्ट टैक्स, द वेल्थ टैक्स एंड द एक्सपेंडिचर टैक्स आर द रिजल्ट ऑफ रेजिडरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे अब आपको एक चीज और दिमाग में रखनी है अपने कि देयर इज a difference between levy and collection of taxes। There is a difference between the power of levy and collection of taxes and appropriation of proceeds of those taxes। There is a difference between these two things। There is a distinction between power of levy and collection of taxes and power of appropriation of proceeds of such taxes। ठीक है, For example, as you all know, income tax is levied and collected by the center, but its proceeds are distributed between center and the states। जो उसके proceeds हैं वो दोनों में distribute होते हैं। So this is
द डिफरेंस, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो लिवाई और कलेक्ट कर रहा है उसी के पास उसका रेवेन्यू रहेगा, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इनकम टैक्स विच इज बीइंग लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, बट the proceeds are distributed between the center and the states. All right. Now there are certain limitations on taxation powers of the states. So there are 4 limitations, and which are these 4 limitations, by the way? Number 1, a state can levy tax on professions, on trades, on other types of employments, etc. But that taxation, the amount of such tax कैन नॉट एक्सीड ₹2500। जो उस टैक्स का अमाउंट होगा वो 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज नंबर 1 रिस्ट्रिक्शंस और यू कैन से लिमिटेशन ओवर द टैक्सेशन पावर्स ऑफ स्टेट। नंबर 2, दूसरा क्या है? अ स्टेट कैन नॉट लिवाई टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डू रिमेंबर दिस कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड याद रखोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा एग्जाम में। अ स्टेट कैन नॉट लिवाई टैक्स ऑन सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन सच सप्लाई took place outside the boundaries of the state, ठीक है। जब वो सप्लाई जो है स्टेट के बाहर अगर हुआ है, then in that case state cannot levy tax on the supply of such goods and services, ठीक है। when such supply takes place outside the state or in course of import or export, and whether the supply has taken place outside the state or not, it is to be decided by the parliament। ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा इस चीज की ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट के पास थोड़ा ज्यादा होल्ड है। नंबर 3, अ स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्स ऑन कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और सोल्ड टू द सेंटर एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द रेलवेज। बेसिकली जो एक स्टेट है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज दैट विच इज कंज्यूम्ड बाय द सेंटर or sold to the electricity. Number 1, and number 2, a state cannot impose tax on the electricity used by the railways, ठीक है जी। रेलवेज जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है उसके ऊपर स्टेट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। ऑलराइट। एंड नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अ स्टेट कैन इम्पोज टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी stored, generated or consumed by any authority established by the center or the parliament for regulation of any interstate river project. Let's say, इसको इस एग्जांपल से समझो। Let's say there is a interstate river project A, ठीक है। Let's say there is an interstate river project A। अब ये क्या है? ये इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। For the implementation of this project, an authority has been made by the parliament or the central government. All right. Now, if this authority uses any water or electricity, so the states can impose tax. States can impose tax, but what is the limitation? The limitation is that the state can impose this type of tax only with the assent of the president, only with the consideration and assent of the president. President के assent और consideration के बिना इस तरीके का टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ये वाले जो चौथा वाला पॉइंट है, आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। Let's say there is any interstate river project, जैसा हमने एग्जाम्पल में पढ़ा A, and for implementation of this river project, the parliament has established an authority, ठीक है। कोई अथॉरिटी B establish करी है। Now this B is using, is storing, is generating or consuming any water or electricity in any particular state. So on this authority, on this usage, on this generation, on this consumption, the taxes can be levied by the state, but only by the consideration and assent of the president. And as we all know, president works only on the advice of the council of ministers headed by the prime minister, which means again the control is in the hands of the center. All right, so this is the taxation power. Now let's talk about the distribution of tax revenue. What are the constitutional provisions with respect to the distribution of tax revenue between the center and the states? So there are certain articles, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसकी बात करते हैं। And remember the financial relations. The financial relations are dealt with part 12 of the Constitution of India. Part का नाम याद रखेंगे, part 12 of the Constitution of India. Now let's talk about the distribution of tax revenue. Number 1 is article number 268. Article number 268 उन taxes की बात करता है। It talks about those taxes which are levied by the center but collected and appropriated by the states, ठीक है। These are the taxes which are levied by the center
बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय दी स्टेट्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बहुत आसान एग्जाम्पल है स्टैम्प ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। आप सबने सुना होगा स्टैम्प ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी स्टेट लगाती है, दीज आर लिवाइड बाय द स्टेट बट आर कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट, एंड दैट इज व्हाई the proceeds from these taxes do not form the part of consolidated fund of India, rather it forms the part of consolidated fund of state. ठीक है। Number 2 is article number 269. This include those taxes which are levied and collected by the center but assigned to the states. मतलब सेंटर ने लिवाई किया, सेंटर ने कलेक्ट किया, पर किसको दे दिया? स्टेट्स को दे दिया। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सेप्ट न्यूज़पेपर। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। सो द टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कैन बी इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, बट उसके बाद जो उसके प्रोसीड्स हैं वो किसको दे दिए जाते हैं? स्टेट्स को दे दिए जाते हैं। विच मीन्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच टैक्सेस फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, नॉट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके। एंड आर्टिकल नंबर 269A की बात कर लेते हैं। जीएसटी लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर ड्यूरिंग इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 269A है। दिस वाज एडेड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, दैट द प्रोसीड्स फ्रॉम सच टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये वाला जो है जीएसटी लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर ड्यूरिंग इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड between the center and states as provided by the parliament, ठीक है, on the recommendation of GST council, as provided by the parliament on the recommendation of GST council। और ये इसी प्रोविजन की वजह से, आर्टिकल 269A की वजह से ही इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है। तो अभी आपने कोविड के टाइम में भी सुना होगा बहुत सारी बार कि जो सेंटर स्टेट्स जो है वो चिल्ला रहे थे कि भाई सरकार, भारत सरकार हमारे जीएसटी जो कलेक्शन है वो नहीं दे रही है, तो वो इसीलिए। ठीक है। 269A वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ उसकी बात चल रही थी। ऑलराइट, देन टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 270, टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। एंड दिस इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है। यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वो कलेक्ट कौन करता है? सेंटर। लिवाई भी सेंटर करता है, बट वो स्टेट्स को भी, वो स्टेट्स और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। And this distribution is accorded by the president. This distribution is provided by the president, but क्या president खुद से दे सकते हैं? No. This distribution is provided by the president on the recommendation of finance commission. ठीक है। finance commission के recommendation पे ऐसा होता है। Then article number 271, the parliament can levy surcharges on taxes and duties. Now अब ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि whether the states have the power to levy surcharges? No, only the parliament, only the center has. The parliament can levy surcharges on taxes and duties, the proceeds of which will go to the center only. ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ओके। और इसीलिए सरचार्जेस के ऊपर जो स्टेट्स इतना शोर मचाते हैं, क्योंकि मतलब हमेशा ये कहते हैं कि कम करो, सरचार्जेस मत लगाओ। व्हाई? बिकॉज उनको उनका हिस्सा नहीं मिलता ना, इसलिए वो शोर मचाते हैं। अगर हिस्सा मिलता होता तो वो कहते हैं और बढ़ाओ। ऑलराइट। हाउएवर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सरचार्ज, क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी 269A के थ्रू कवर हो रहा है। एंड टैक्सेस लिवाइड, कलेक्टेड एंड रिटेन बाय द स्टेट्स, दीज टैक्सेस आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड आर 18 इन नंबर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स। ठीक है। जो कि टैक्स के अलावा भी रेवेन्यूज हैं बहुत सारे, तो वो कहाँ जाते हैं, किस किस को जाते हैं, उसकी बात करते हैं। सो दीज आर द एरियाज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर। इन एरियाज से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है वो किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। और दीज एरियाज, इन एरियाज से जो रेवेन्यू आता है वो किसके पास जाता है? स्टेट्स के पास। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवेज, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड अदर्स। अब अदर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? अदर्स का मतलब क्या है? अदर्स का मतलब ये है कि मान लो कि कोई भी कल को एक मैटर खड़ा हो जाता है। ठीक है। लेट्स से कि कल को भारत सरकार कहती है कि भाई अब तुम्हारे पढ़ाई करने पे टैक्स लगेगा। ठीक है। तुम्हारे पढ़ाई करने पे टैक्स लगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। तो वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? अदर्स में आ जाएंगी।
ठीक है, या टैक्स लगेगा, या यूँ समझो वैसे ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे टैक्स की बात नहीं करेंगे हम। तो मान लो कि आपकी पढ़ाई में आपकी इतनी फीस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, और ये अदर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अदर्स में कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली स्टेट के नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, इरिगेशन है, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड अगेन अदर्स। ऑलराइट, सो दीज आर दी नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। इनके नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग अहेड to the grants in aid to the states, very important, so many times this has been asked in the exam. See, there are two types of grants which are given to the states by the center. Number one is the statutory grants under article number 275, and number two is under article number 282, which are discretionary grants, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो statutory grants guys are of two types. Number one is the general and number two is the specific. जनरल ग्रांट्स में क्या होता है, द स्टेट्स विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऐसे स्टेट्स जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, दे कैन सीक ग्रांट फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है। ये होता है जनरल ग्रांट। किसी भी तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर चाहिए तो सेंटर, जो स्टेट्स है वो सेंटर से डिमांड कर सकता है, एंड जो सेंटर है फिर वो दे देगा। ऑलराइट, एंड स्पेसिफिक ग्रांट्स आर ओनली विद रिस्पेक्ट टू द वेलफेयर ऑफ SCs and STs in a states. So the grants provided for welfare of SCs, or you can say the good administration for SCs and STs in a state, comes under the category of specific grants under article number 275. All right, and remember the statutory grants are charged on the consolidated fund of India. Very important, कई बार पूछा जा चुका है, and these are given only on the recommendation of finance commission, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही ये दिया जाता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टाइप ऑफ ग्रांट, दैट इज डिस्क्रिशनरी ग्रांट। नाउ अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट में एक चीज याद रखना, इट इज इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सेंटर स्टेट को दे रहा है, सेंटर स्टेट को देता है, बट यहाँ पे क्या है कि कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि किसी एक मान लो कि स्टेट में चल रहा है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को सेंटर ने भी पैसा दिया और उस स्टेट ने भी पैसा दिया, तो ये इस तरीके का ग्रांट है। सो द बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोथ सेंटर एंड स्टेट्स की बात हो रही है, कैन मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज नॉट विद इन देयर लेजिस्लेटिव एरिया, एंड दिस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल नंबर 282। अब इनको डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट, फॉर द सेंटर, सो दैट कि उनको जो ये वाला ग्रांट है देना ही देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द सेंटर टू गिव such grants to the states. That's why these are known as what? Discretionary grants. And finally, there are other types of grants also which are provided on the recommendation of Finance Commission only for a temporary period. अगर कोई ग्रांट ऐसा है जो कि स्टैट्यूटरी के अंदर भी नहीं आ रहा है, डिस्क्रिशनरी के अंदर भी नहीं आ रहा है, so that will be counted under the other grants category, and these can also be provided only on the recommendation of फाइनेंस कमीशन। ऐसा नहीं है कि सेंटर किसी भी स्टेट को मर्जी से उठा के दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलराइट, एंड दिस ये जो अदर ग्रांट है ये प्रोवाइड किए जाते हैं ओनली फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। जैसा कि आपको याद होगा, जूट के लिए ग्रांट दिया था भारत सरकार ने बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को, जूट के प्रोडक्शन के लिए। सो दैट केम अंडर द अदर ग्रांट्स कैटेगरी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट। अब देखो भाई, ऐसा है कि अभी तक हमने देखा कि पार्लियामेंट के पास ही सुप्रीम पावर है हर जगह पे, ठीक है, पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो या सेंटर कह लो। तो इस चीज से कि पार्लियामेंट जो है वो पूरे तरीके से सुप्रीम ना हो जाए, इससे बचाने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स इंटरेस्ट। जो स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, ठीक है। और वो क्या है, देखो, देयर आर सर्टेन बिल्स that can be introduced only by the permission of the President of India. और वो कौन कौन से बिल है? नंबर 1, a bill imposing taxes in which the states are interested. States are interested का मतलब क्या है कि स्टेट्स को किस तरीके का इंटरेस्ट है। स्टेट्स आर इंटरेस्टेड का मतलब ये है कि उस टैक्स में से जो वो भी जिसकी भी बात हो रही है, उस टैक्स में से स्टेट्स का भी कुछ ना कुछ प्रोसीड है या पूरा प्रोसीड है। So states are interested का मतलब ये है that the proceeds of such tax is given to the states, ठीक है, या तो पूरा या तो उसका थोड़ा सा पार्ट। ऑलराइट,
Number 2, a bill which affects the principles on which money is distributed by the center to the states, ठीक है. And number 3, a bill which imposes any surcharge for the purpose of the center. ये सारी चीजें जो है ये तीनों तरीके के बिल are to be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president, ठीक है. So ये तीनों चीजें याद रखेंगे, these are very important. Moving ahead to the borrowing of by the center and states. अब सेंटर और स्टेट्स दोनों ही उधार ले सकते हैं, तो क्या क्या प्रोविजन है उधार लेने के लिए वो बात करते हैं. नंबर 1, let's talk about the center. So the center can borrow from either within India or outside. जो सेंटर है वो इंडिया के अंदर भी उधार ले सकता है और इंडिया के बाहर से भी ले सकता है ऑन द गारंटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और अदर टाइप ऑफ गारंटी, ठीक है. या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की गारंटी दे दी जाए या फिर कोई और टाइप की गारंटी दे दी जाए, ठीक है. बट स्टेट के केस में एक रेस्ट्रिक्शन है, और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? द स्टेट कैन ओनली बोरो विद इन इंडिया एंड नॉट फ्रॉम अब्रॉड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार आप तो कह रहे हो कि स्टेट जो है बाहर से पैसा नहीं ले सकता, लेकिन हमेशा हम न्यूज में देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु के हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया, या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा में वाटर के लिए पैसा दिया, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने झारखंड में स्कूल्स के लिए पैसा दिया. तो ये कैसे हो रहा है? तो जब भी इस तरीके की न्यूज आती है तो आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी दैट अ टैक्स एग्रीमेंट और यू कैन से अ लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु. समझ गए? तो ये जो लोन्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे लिए जाते हैं, ऑलराइट, और फिर वो तमिलनाडु को दे दिए जाते हैं कि भाई चलो ठीक है आप अपने यहाँ पे तमिलनाडु या किसी एक स्टेट में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, वो उस स्टेट को दे दिए जाते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है. सो द स्टेट्स कैन नॉट बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ऑलराइट, ये याद रखना. एंड अ स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर ऑल्सो, ठीक है. So these are the situation with respect to the borrowing by center and states. And now let's talk about the tax immunities. There are certain tax immunities provided by the Constitution of India over the property of center and the states. So what are these immunities? Let's talk about them. Number 1, property of center. सेंटर की प्रॉपर्टी जैसे लैंड है या कोई बिल्डिंग है, ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड लाइक एनी लैंड, एनी बिल्डिंग, एनी ऑफिस or any other infrastructure which is being constructed by the center. So property of center is exempted from all the taxes imposed by the state or any authority within the state, ठीक है. अब लेट्स से दिल्ली में एमसीडी है, ठीक है, और स्टेट की कोई बिल्डिंग है, सेंटर की कोई बिल्डिंग है, तो एमसीडी उस बिल्डिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर, ऑलराइट. जैसे अभी सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बन रहा है तो दिल्ली सरकार उस पर जाके कोई भी टैक्स नहीं लगा पाएगी बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर being constructed on the property of center only, ठीक है. However, remember इसमें याद रखना the corporations or the companies created by the center are not immune from the state taxation, ठीक है. ये वाली चीज, अब यही वाली देखो जो exceptions होते हैं, छोटी मोटी जो चीजें होती है ना वो एग्जाम में पूछी जाती है और वहीं हम अटकते हैं. अब आप क्या करोगे, आप ये वाली लाइन पढ़ लोगे कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स और फ्रॉम एनी स्टेट टैक्स, लेकिन आप यहाँ फिर नहीं पढ़ोगे आगे, ये पढ़ना जरूरी है. द कॉर्पोरेशंस और कंपनीज क्रिएटेड बाय द सेंटर आर नॉट इम्यून फ्रॉम द स्टेट टैक्सेशन, ऑलराइट. नंबर 2, सिमिलरली प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन. अब जैसे कि दिल्ली में हर स्टेट का भवन है, यूपी भवन है, बिहार भवन है, गुजरात भवन है, तो ये बिल्डिंग किसके नाम की है? स्टेट्स की है, तो इनके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लगती है, ठीक है, बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज आर इम्यून by the from central taxation by the Constitution of India. But the center can levy tax on commercial operations of a state. अगर कोई स्टेट कमर्शियल ऑपरेशन करता है कहीं पे भी तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, ओके. यहाँ पे एक चीज और याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट है, प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट का मतलब स्टेट है, लोकल बॉडीज नहीं है. प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन, ठीक है जी. और यही वाली चीज एग्जाम में पूछी जाएगी और वहीं आप गलती करोगे. एंड फाइनली द प्रॉपर्टीज एंड इनकम ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, ठीक है जी. जो कॉर्पोरेशंस और कंपनीज हैं उनकी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके के
टैक्सेशन से इम्यून नहीं है। ओके, एंड फाइनली गाइज लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल रिलेशन, लेट्स टॉक अबाउट इट वंस मोर। सो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, हमने पहले भी पढ़ा था, द प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। जो सेंटर से स्टेट्स को फाइनेंसेस जा रहे हैं उसको प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी कैन रिड्यूस और इवन कैंसिल भी कर सकते हैं, और कम तो होता ही है, ठीक है। And of course, we all know that President works on the aid and advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister. So which means यहाँ पे President का actual मतलब क्या है? Parliament है, ठीक है, या फिर Central Government है। और दूसरी चीज, Financial Emergency में क्या होगा? In the case of Financial Emergency, the Center can give certain directions to the state. And दो important directions है जो कि आपको याद रखने हैं। Number one, the Center can direct state to reduce the salaries of ऑल क्लास ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द स्टेट। नंबर वन, स्टेट के अंदर जितने भी क्लासेस ऑफ पर्सन्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज, उनकी अलाउंस को कम करने का डायरेक्शन। और दूसरा, टू रिजर्व ऑल द मनी बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए सारे बिल, जो सारे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है, उनको रख लिया जाए। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दैट कैन बी गिवन बाय सेंटर टू अ स्टेट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट वी ऑल नो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं है, तो ऐसी नौबत अभी तक आई नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन गाइज। आई होप द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट आर क्लियर। सो तीनों तरीके के रिलेशन अब हमने पढ़ लिए हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। और इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, और इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इन दैट केस वो फिर लॉ वाली पढ़ाई हो जाएगी, यूपीएससी के लिए नहीं रहेगी, ठीक है। So guys, in the next session on Wednesday, we'll talk about the trends in the center-state relation. कौन-कौन सी कमिटीज, कौन-कौन से कमीशंस बनाए गए हैं और किस-किस तरीके के रिकमेंडेशन उनके रहे हैं और किस-किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर द इंडिपेंडेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई विल सी यू इन द सेशन on Wednesday. Goodbye, take care and God bless.